देखो ये पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी का ये जो सतह है, हम लोग इसी सतह के ऊपर रहते हैं, ध्यान रखना। हम लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर। यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं सब ऊपर है, यहाँ पे है पेड़ पौधे, ठीक है। ये तुमको लगेगा गिर क्यों नहीं रहे, तो गिरेगा नहीं, ठीक है। और जो तुम जहाँ भी खड़े रहोगे तुमको लगेगा नीचे धरती और ऊपर आसमान। अगर यहाँ भी खड़े रहोगे ना तो यहाँ के लोगों का आसमान कहाँ होगा? ऊपर होगा, ठीक है। तो हम अभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, हमको जानना है पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या बताए थे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6,700, अच्छा 6,700 कितना बताए थे जी? 6,700, 6,375, 700 बोल दिए, याद रहते हुए भूल जाते हैं। 6,375, ठीक है। लगभग 12,500 किलोमीटर कहीं कहीं कहा जाता है, कभी 13,000 किलोमीटर कहा जाएगा, लेकिन लगभग उसी के आसपास ये त्रिज्या हो गई। व्यास इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि एक छोर से पृथ्वी के यहाँ तक जाने के लिए इतना गुणे 2 दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। और आधी दूरी कितनी हो गई? यही त्रिज्या हो गई। समझ रहे हो ना त्रिज्या? ये केंद्र से, किसी भी गोले के केंद्र से उसकी सतह को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई 6,375 क्या किलोमीटर। इतना गहरा है पृथ्वी, और बताए थे कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए कई सारे स्रोत बताए थे, ठीक है। उस स्रोत के आधार पर हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वहीं से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इतना हो गया था ये सब। अब आज देखो क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? एक हो गया तुम्हारा क्रस्ट, सबसे ऊपरी वाली जो पपड़ी है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये बहुत पतला है, कितना है? लगभग 60 से 70 किलोमीटर है, ठीक है। 30 से 70 किलोमीटर मान लो, इसी के बीच में है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो सबसे बड़ा भाग है उसको, ये वाला जो हिस्सा बच रहा है इसको बोलते हैं क्या? मेंटल। ये जो है पूरा जो है जितना भी पृथ्वी का आयतन है उसकी आयतन का लगभग 82% भाग क्या है? मेंटल है, ठीक है। और उसके वजन का पृथ्वी के लगभग 68% भाग है, ठीक है। और ये जो कोर है, ये जो हिस्सा है क्या है? कोर है। कोर मतलब उसका केंद्र वाला भाग। तो कोर जो है लगभग 16% भाग में विस्तृत है। आयतन का कितना होगा? 16%। जितना पृथ्वी का आयतन है उसका 16% भाग क्या हो जाएगा? इसका मतलब आयतन है कोर का। और इसका जो मास होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? लगभग 32%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% भाग कोर में है, लेकिन आयतन कितना है? 16%। यानी कि वो घना बहुत ज़्यादा है। जैसे लोहा है, अगर छोटा सा भी है तो बहुत भारी है, अगर वह लकड़ी है तो बड़ा है तब भी हल्का हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही अब देखो इसका आयतन मेंटल, ए हो गया कोर का। अब देखो मेंटल का, कभी कभी पूछता है मेंटल का आयतन कितना है? 82% पूरे पृथ्वी का, लेकिन इसका वजन कितना है? लगभग 68%, ठीक है। अब तुमको लगेगा क्रस्ट कहाँ गया? 68 और 32 100 हो गया। तो क्रस्ट का जो वजन है ना, इसको मान लो 67.9, तो 0.1 में ही क्रस्ट का पूरा वजन आ जाएगा। जिसमें हम लोग रहते हैं उसका वजन बहुत हल्का है, ठीक है। आकार जो है लगभग, मतलब क्षेत्र जो है लगभग 2% घेर रहा है, और उसका वजन 0.1 0.2 तक ही जाएगा। ज़्यादातर मेंटल और कोर का ही पूछता है कि आयतन कितना है और द्रव्यमान कितना है, ठीक है। समझ में आया? इस क्रस्ट, मेंटल, कोर को ही पिछली कक्षा में ऐसे काट के निकाल लिए थे, जैसे खरबूजा चेक करने के लिए उसमें से निकालते हैं ना काट के। तो ऐसे पृथ्वी के अंदर तक, कहाँ तक? ये तो तुम्हारा पृथ्वी का केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया? सतह, ठीक है। अब ये जो सतह वाली परत है, इस परत को क्या कहते हैं? क्या बताएं अभी को? क्रस्ट, ठीक है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, तो बोल लिया करो। पहली बार सुन रहे हो
मान लो दूसरी बार आज दूसरी क्लास है तो ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल। और मेंटल के नीचे क्या है? कोर। यही है ना। अब देखो इसमें प्रश्न बनता है तो और इसको सूक्ष्मता से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर है ये दो भागों में है। ये हो गया ऊपरी कोर या बाहरी कोर या बाह्य कोर, इसी को कहेंगे। और ये जो कोर हो गया इसको बोलेंगे आंतरिक कोर, ठीक है। मेंटल भी इसी तरह से, ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया नीचे वाला क्या हो जाएगा? निचला मेंटल। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों ही मेंटल के भाग हैं। ध्यान से सुनो, इसको विस्तार बार बार इसलिए बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। निचला मेंटल हो गया। अब देखो ये इसी तरह की परत जो है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट यहाँ भी हो जाएगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इतना समझो अभी, ठीक है। अब देखो क्रस्ट कितना है, लगभग अधिकतम गहराई तक जाओगे तो 70 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक की गहराई किसकी है? क्रस्ट की। ये जो ठोस पपड़ी देख रहे हो, जो मिट्टी देख रहे हो, ये कुछ मिट्टी कहाँ तक है? 70 किलोमीटर तक, या ठोस परत के रूप में है। उसके बाद एक पिघला हुआ परत है, ठीक है। वो पिघला हुआ परत जो है वो अलग चीज है, जो है इसको बोलते हैं, ये 200 किलोमीटर तक लगभग है, ठीक है। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ये क्या है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता क्यों? दुर्बल मतलब कमजोर मंडल है। कमजोर क्यों है? क्योंकि ये पिघली हुई अवस्था में है। और पिघला हुआ क्यों है? ध्यान से सुनो, लगभग 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में पिघला हुआ एक क्षेत्र है। वहाँ पिघला हुआ क्षेत्र इसलिए है, उसके दो कारण है। एक तो पृथ्वी का दबाव जब पड़ने लगता है और पृथ्वी गर्म है नीचे से, तो उस गर्मी और दबाव के कारण यहाँ पिघल जाता है। और एक कारण और है, रेडियो एक्टिव तत्व। इस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ गर्मी बढ़ जाती है और यह क्षेत्र पिघला हुआ है। और हम जानते कैसे है ये पिघला है? जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो धरती जो फटती है, तो जो यहाँ से लावा निकलता है, जो धरती पे निकल के गरम गरम एकदम लावा आएगा, वो इसी दुर्बलता मंडल से आता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या भरा हुआ है? मैग्मा। जो लावा है, अगली कक्षा में जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो ध्यान से समझाएंगे। यहाँ पे पिघला हुआ पदार्थ भरा हुआ जिसको मैग्मा कहते हैं। जब ये धरती को फाड़ के बाहर आ जाएगा तो इसको लावा कहेंगे। तो ये जो दुर्बलता मंडल है कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक। 100 से 150 किलोमीटर, या अधिकतम पूछेगा कहाँ तक है, मतलब उसकी गहराई लगभग कितनी है, यही पूछता है। दुर्बलता मंडल की गहराई कितनी है, तो उसको बोलेंगे लगभग 200 किलोमीटर। इसी दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एथनोस्फीयर। कभी कभी क्या होता है, जो हिंदी में लिख रहे हैं ना एथनोस्फीयर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दुर्बलता मंडल ने लिख के पेपर में लिखेगा एथनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है, कितनी गहराई में स्थित है। तो अब पता चला, अब तुम इंग्लिश समझ के इसका स्पेलिंग लिख देंगे, छोड़ दोगे और आगे ऐसे तुम दुर्बलता मंडल जान रहे हो, एथनोस्फीयर जान ही नहीं रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऐसा टर्म आएगा, जहाँ पूछता है, वहाँ हम इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे क्रस्ट को लिखते हैं भूपर्पटी, हिंदी में लिखेगा, लेकिन कभी कभी क्रस्ट भी लिख देगा, इसलिए बता रहे हैं। तो दुर्बलता मंडल को ही क्या बोलेंगे? ये एथनोस्फीयर, ठीक है। अब देखो इसके बाद निचला मेंटल है, ठीक है। अच्छा, मेंटल की कुल गहराई कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक केंद्र तक लेकर के ये कहाँ है? 6375 किलोमीटर तक क्या है? कोर है, ठीक है। अब बाहरी कोर कहाँ तक है? 5150 किलोमीटर तक, ठीक है। समझ में आया? देखो ऊपर से आओगे 70 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद अभी दुर्बलता मंडल छोड़ दो, ठीक है। फिर सीधे मेंटल पे आओ। मेंटल कहाँ है? 2900 किलोमीटर तक। और कोर तुम्हारा 6375 किलोमीटर तक, ठीक है। अब देखो ऊपरी कोर और बाह्य कोर के बीच में 5150 किलोमीटर के बाद देखो केंद्र से जब चलोगे ऊपर की ओर, तो मतलब उल्टा बता दिए,
ऊपर से आओगे 5150 किलोमीटर के बाद ये कोर ठोस हो जाता है। ये वाला हिस्सा जो है ये ठोस है और ये जो कोर है ये तरल है, ठीक है। तो इसीलिए तरलता और ठोस के आधार पर इसको अलग अलग बांट दिया गया है, ठीक है। तो आंतरिक कोर हो गया 5150 किलोमीटर से लेकर के 6375 किलोमीटर तक, और बाह्य कोर हो गया 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, ठीक है। फिर एक बार बता देंगे, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रोजेक्टर पे ले चलेंगे, तुमको दिखाएंगे, किसी न किसी तरह समझा देंगे, ठीक है। तो कल यहाँ मत बैठना, नहीं अभी प्रोजेक्टर तो ख़राब हो गया है जो है। कल परसों देखते हैं, जिस दिन भी सही होता है उस दिन हम बनवाते हैं, मतलब वहाँ पे ले चलते हैं, प्रोजेक्टर में दिखा देंगे किस तरह से है ये कोड 3D मॉडल में, ठीक है। तो ये देखो बाह्य कोर की लंबाई ये हो गया, ये आंतरिक कोर हो गया। अब देखो बाह्य मेंटल, अब देखो मेंटल में अभी दूसरा दूरी ये कहाँ से कहाँ तक है। निचला मेंटल 700 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे ऊपरी मेंटल। 70 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऊपरी मेंटल है, 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर का क्षेत्र निचला मंडल है। अब देखो जहाँ से बढ़ता है ना वहाँ पे एक अशांतता का पृष्ठ होता है, मतलब डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे एक तो कंटिन्यूस जा रहे हैं किसी रोड पे, मान लो कोई रास्ता है एकदम बढ़िया स्मूथ है, एकदम रोड जुड़ा है, फिर आगे पता चला एकदम पतली गली हो गई, तो यहाँ अलगाव हुआ कि नहीं? यहाँ मतलब पक्की रोड जा रही थी फिर कच्ची रोड आ गई, तो अलगाव जो होता है उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का क्षेत्र है वहीं से ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, बाहरी कोर आंतरिक कोर माना जाता है। तो इसमें से 5 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पहला पूछता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है या अशांतत्य पृष्ठ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला केनार्ड, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स लेके आना, पढ़ के आना, कल न समझ में आएगा तो एक बार फिर बता देंगे। पहला जो डिसकंटिन्यूटी है, जैसे पक्की रोड जा रही थी, कच्चा रोड आ गया तो यहाँ से अलग हिस्सा मान लेंगे, ये अलग रोड है, ये अलग रोड है। तो ऐसे ही ऊपरी क्रस्ट अलग हो गया, निचली क्रस्ट अलग हो गया, जहाँ से बढ़ता है उसको बोलेंगे केनार्ड सीमा, ठीक है। केनार्ड सीमा या केनार्ड डिसकंटिन्यूटी या केनार्ड जो है परत उसको बोलेंगे, ठीक है। एक पतला क्षेत्र है जो 1 किलोमीटर का, आधे किलोमीटर का। अब देखो ऊपरी मेंटल, ये जो ऊपरी मेंटल है या क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं माहो या मोहो, ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में जो है उसको बोलते हैं रेप्टी। रेप्टी असंबद्धता, असंबद्धता वाला असंबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग टाइप का है, ठीक है। और कोर और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है। क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता, और ये हो जाएगा लेहमन, ठीक है। यही 5 नाम याद रखना है। ये क्रस्ट मेंटल कोर याद रखना, इनकी दूरी क्या क्या कहाँ कहाँ से है, कल इतना याद रखना, इतना एक बार पूछेंगे फिर आगे बताएंगे, ठीक है। इसी को हम फिर दोहरा देते हैं, ठीक है। इसको